हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो वीडियो था वो मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पे था और इम्पोर्टेंट ऐसी डेफिनेशन हमने उसमें कंसीडर की, फॉर्मूले हमने कंसीडर की थी। पहले हमने मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाली थी फॉर हाफ साइकिल के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो वो जो वैल्यू थी हमारी एवरेज वैल्यू, दैट इज एवरेज वैल्यू, वो जो वैल्यू थी हमारी, वो वैल्यू कितनी थी, दैट इज 2/πi0, 2/πi0। I0 जो था वो था हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, उसके बाद आरएमएस वैल्यू थी हमारी, दैट इज I0/√2। ओके, अब अगर हमने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, उसको हम मीन वैल्यू कहते हैं, उसका अगर हमने रेशियो अगर लिया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू I0/√2 अपॉन 2/πi0। ओके, तो यहां हमें क्या मिलेगा, दैट इज π/2√2। क्या मिलेगा, π/2√2। और इसको अगर हमने कैलकुलेट अगर किया तो ये हो जाएगा 1.11। और ये रेशियो को, दैट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज द फॉर्म फैक्टर। उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगर हमें एवरेज वैल्यू दी हुई है और अगर हमें आरएमएस वैल्यू अगर निकालना है तो फॉर्म फैक्टर से यानी 1.1 से आप मल्टीप्लीकेशन करके आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो और आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ऐसा था ये डियर स्टूडेंट, फॉर्म फैक्टर। ओके, तो आज जो है हम ये जो उसके बाद का हमारा जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है, दैट इज फेजर। ओके, हमने वेक्टर सुना है, लेकिन ये फेजर क्या है, व्हाट इज द फेजर। अब फेजर का जो रिलेशन है, इट इज रिलेटेड टू फेज, मीन्स द टाइम वैरिंग क्वांटिटी is represented by the phasor in a AC circuit। टाइम वैरिंग जो क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी हम वेक्टर से रिप्रेजेंटेड नहीं करते, वो हम फेजर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते। बिकॉज in case of the time varying quantity, it does not obey the vector laws of addition। it does not obey the vector laws जो है, it does not obey the vector laws of addition or subtraction। और vector laws जो है वो क्या करता नहीं, ओबे नहीं करता। इसके वजह से जो टाइम वैरिंग जो क्वांटिटी है उसको हम सिनोसाइडली क्वांटिटी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये हम फेजर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो फेजर का डेफिनेशन क्या होगी, फेजर मीन्स द रोटेटिंग वेक्टर, rotates with constant angular speed, is equal to angular frequency about the origin in anti-clockwise direction। This rotating vector
This rotating vector called as phasor is called as phasor. वो रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या करते हैं? दिस रोटेटिंग वेक्टर आर कॉल्ड एज फेजर. दिस रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड एज फेजर. वो रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या कहते हैं? फेजर कहते हैं. ओके, द रोटेटिंग वेक्टर रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड is which is equal to constant angular speed which is equal to angular frequency about the origin in an anti-clockwise direction. और इसको अगर हमें रिप्रेजेंटेड अगर करना है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे? ये हो गए वर्टिकल एक्सिस, ये हो गए हॉरिजॉन्टल एक्सिस. मानो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गया उसका ओरिजिन. ये क्या हो गया? उसका ओरिजिन. तो रोटेट फेजर जो है इट इज द रोटेटिंग वेक्टर, यानी यहां से ओके ये हो गया हमारा फेजर. ये क्या हो गया हमारा? फेजर. ये हो गया फेजर. इट इज रोटेट विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. It is rotated with a constant angular speed. It is rotated with a constant angular speed about the origin in a anti-clockwise direction. In a anti-clockwise direction, and it making an angle. उसको हम ओमेगा टी से डिनोट करते हैं. उसको हम ओमेगा टी से डिनोट करते हैं. यानी क्या है? ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द रोटेशन एंगल. इसको हम कौन सा एंगल कहते हैं? रोटेशन एंगल कहते हैं. रोटेशन एंगल इज द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ टाइम टी. फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ टाइम टी. मानो अगर हमें अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी. आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी. ओके, तो ये जो फेजर है, ये फेजर, ये होगा फेजर. तो ये जो लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ द फेजर, लेंथ ऑफ द फेजर गिव्स द लेंथ. इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ फेजर, लेंथ ऑफ द फेजर, लेंथ ऑफ द फेजर gives the value of maximum alternating current. Length of the phasor gives the value of maximum alternating current. उसको हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग कहते हैं, और उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. यानी यहां से जो इतना जो है, ये इतनी जो लेंथ है, इट इज डिनोटेड बाय आई जीरो. It is denoted by I0. So length of the phasor gives the value of maximum value of alternating current, peak value, or amplitude of alternating current. Okay, उसके बाद अगर हमें I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, अब ये अगर हमें करंट अगर हमें दिखाना है फेजर से, तो ये जो है क्या करेंगे? दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर, projection of the phasor on the vertical axis. Projection of the phasor on the vertical axis. ये फेजर से अगर हमने ऐसा अगर प्रोजेक्शन अगर डाला, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू होगी I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी. I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड as I equal to I0 sin omega t, means it is obey the sine function. If it is represent I equal to I0 cos omega t, I equal to I0 cos omega t, then the projection of phasor on the horizontal axis, projection of phasor on the horizontal axis. So I equal to I0 cos omega t. I इक्वल टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी. अगर कोसाइन अगर फंक्शन है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन,
Then draw the projection of the phasor on the horizontal axis, and if the instantaneous value of current in the sine function, then projection of phasor on the vertical axis. ये हमने करंट के लिए लिया था, वैसे ही हम EMF के लिए भी ले सकते हैं. E0 साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी, उसके लिए भी हम सेम ले सकते हैं. सिर्फ I की जगह यहाँ पे क्या होगा, E0 होगा. तो फेजर का क्या यूज है, फेजर का यूज क्या है? अब फेजर जो है इट इज नॉट अ रियल फिजिकल क्वांटिटी. ध्यान में रखना है, इट इज not a real physical quantity, but it is the geometric entity that help us to describe the quantity which varies sinusoidally. Means time varying जो क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं हम उसे. उसका अगर हमें रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेजर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेजर. अगर हमें सिनोसाइडली या हार्मोनिकली फंक्शन है, सिनोसाइडली वेरीज जो क्वांटिटी हो रही है, टाइम वेरिंग क्वांटिटी हो रही है, उसकी अगर हमें एडिशन अगर करना है तो हम वहां पे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन अप्लाई नहीं करते, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, दैट इज द फेजर से हम उसकी क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. इट इज द रोटेटिंग वेक्टर. बट एक बात ध्यान में रखना, फेजर इज नॉट अ वेक्टर देमसेल्फ. इसको स्केलर क्वांटिटी कहा गया है. इसको क्या कहा गया है, स्केलर क्वांटिटीज कहा गया है. कुछ किताब में जो है इसको इट इज नॉट अ वेक्टर देमसेल्फ, बट दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज. ओके, तो ये जो है ये होगा हमारा फेजर. और फेजर डायग्राम क्या होगी, जिस डायग्राम में जो टाइम वेरिंग क्वांटिटी है वो फेजर से रिप्रेजेंटेड करेगी, वो डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहेंगे. यानी ये जो हमने जो डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम हो गई फेजर डायग्राम. ये जो डायग्राम हो गई, ये डायग्राम किससे हो गई, फेजर डायग्राम. मीन्स फेजर डायग्राम में क्या एक ही क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, नहीं. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द टाइम वेरिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द टाइम वेरिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ. अगर दोनों का अगर फेज अगर π/2 है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसा रिप्रेजेंटेड करेंगे, ये ऐसा, यानी यहां पे हो जाएगा E0, ये होगा E0. दोनों का अगर फेज यानी फेज एंगल जो है इनका, अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री अगर है, वो 90 डिग्री है, तो ऐसे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ का यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ E0 को ऐसे रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं. यानी फेजर में इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग वेक्टर. फेजर डायग्राम इट इज नॉट concerned with the only one phasor, but it is concerned with the more than one rotating vector. तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा वीडियो फेजर का. और इम्पोर्टेंट ऐसी क्वांटिटी है का जो फेज जो रिलेशनशिप है वो हम फेजर से रिप्रेजेंटेड करते हैं. अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो उसका जो फेज रिलेशनशिप है अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ये 3 कंपोनेंट के लिए और कंबाइन के लिए वो हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंटेड करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है. वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन.